नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। दिल्ली में लड़की की चाकू से गोद कर हत्या करने वाली आरोपी साहिल को पुलिस ने सोमवार दोपहर 3 बजे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। साहिल ने शाहबाज डेरी इलाके में रविवार शाम 16 साल की साक्षी की सरेराह हत्या कर दी थी। साक्षी को 20 से ज्यादा वार कर चाकू मारे गए थे। साहिल ने 6 बार उसके सिर पर पत्थर भी पटका था। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैप्चर हो गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन शनिवार को किसी बात पर दोनों का झगड़ा हो गया था। तो आपको बता दें, दिल्ली में ये दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आपको भया विचलित कर सकती है। तो आपको बता दें, दिल्ली के शाहबाज डेरी में किशोरी की हत्या कर दी गई। चाकू से गोद कर हत्या करने वाले आरोपी साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने साहिल को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। साहिल ने शाहबाज डेरी इलाके में रविवार शाम 16 साल की साक्षी की सरेराह हत्या कर दी थी। साक्षी को 20 से ज्यादा बार कर चाकू मारे गए थे। साहिल ने 6 बार उसके सर पर भी पत्थर से पटका भी मारा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दिल्ली से ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दिल्ली के शाहबाज डेरी में किशोरी की हत्या का मामला आया है, जहां पर आरोपी साहिल ने साक्षी की 21 बार वार कर हत्या कर दी गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं, वहां पे लोग गुजर रहे होते, लेकिन किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई कि आरोपी को रोका जा सकता था, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर साक्षी की मदद नहीं की। फिलहाल इस मामले पे अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ये आखिरकार क्यों किसी ने साक्षी की मदद नहीं की? तो आपको बता दें, साहिल ने किशोरी पर चाकू से कई वार किए थे। पहले धारदार चाकू से वार किए 21 बार। जब उसका मन नहीं भरा तो पत्थर से भी उस पर वार किया गया। वहीं आपको बता दें, इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर खुलेआम कहा है कि खुलेआम एक बच्ची की हत्या कर दी गई। यह बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि अपराधी बेखौफ है, पुलिस का डर नहीं। साथ ही उन्होंने कहा है कि एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या के मामले पे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस दौरान उन्होंने एलजी साहब से कहा है कि व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शाहबाज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है, ट्वीट कर कहा कि खुलेआम एक बच्ची की हत्या कर दी गई। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ है, पुलिस का डर नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में जहां कुकर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने कुकर्म के बाद कर दी थी बच्चे की हत्या। आपको बता दें, आरोपी ने दुष्कर्म के बाद बच्चे की हत्या कर दी थी। पॉक्सो कोर्ट ने 15 दिन में फांसी की सजा सुनाई है। मथुरा पॉक्सो कोर्ट में एक बार फिर इतिहास रचा है। जनपद के चर्चित 9 साल के नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय जज रामकिशोर यादव की अदालत ने आरोप पत्र दाखिल होने के 15 दिन में फांसी की सजा और 1 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है। तो आपको बता दें, इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीपी पॉक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि मथुरा के औरंगाबाद क्षेत्र में एक 9 साल का बच्चा 8 अप्रैल 2023 को शाम को गायब हो गया था। बच्चे के पिता द्वारा थाना सदर बाजार में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनहोनी की संभावना को देखते हुए बच्चे की तलाश शुरू कर दी थी।
आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे गए जिसमें बच्चा ताऊ की दुकान पर काम करने वाले सैफ के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद पुलिस ने सैफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की, जिसमें सैफ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बच्चे के शव को बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपी सैफ ने बताया कि वह बच्चे को अपने साथ ले गया था और घर से 500 मीटर दूर नाले के पास उसने बच्चे के साथ कुकर्म किया था। वहीं से पहचान उजागर होने का डर था, जिसकी वजह से उसने बच्चे की लोहे की स्प्रिंग से गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोहर पटेल जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मनोहर, इस पॉक्सो एक्ट में 15 दिन की सजा 15 दिन की सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ऐतिहासिक फैसला जो कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। मैं आपको बता दूं कि एक कुकर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं अगर बात करें तो अर्थदंड की भी कुछ सजा सुनाई है। मैं आपको बता दूं कि 8 अप्रैल को देर शाम एक बच्चा गायब हुआ था, जिसमें कि हत्या की बात सामने आई थी, जिसमें कि जो आरोपी है उसने कुकर्म के बाद में बच्चे की हत्या कर दी थी। इसके बाद में पुलिस तमाम छानबीन के बाद में आरोपी को पकड़ा और वहीं अगर बात करें तो जेल भेजने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मामला चला और 15 दिन के बाद में आज कोर्ट ने फांसी की सजा आरोपी को सुनाई है। जी मनोहर, इस केस में 15 दिन में फांसी की सजा और 1 लाख की अर्थदंड की भी सजा सुनाई है, तो इसको लेकर अभी जो परिजन है आरोपी के, उनका क्या कहना है इस खबर पे? जी बिल्कुल, देखिए अगर परिजनों की अगर बात करें तो कैमरे से आने से वो बचते नजर आए, लेकिन वहीं अगर उनके अधिवक्ता की अगर बात करें तो उनका कहना है कि हम आगे भी इस आदेश को चुनौती देंगे। जी वहीं इस मामले में पीड़िता के परिजनों का क्या कहना है? उनको आज न्याय मिला है आखिरकार? जी बिल्कुल, अगर पीड़िता के परिवार की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उससे कहीं ना कहीं जो पीड़ित का परिवार है वो संतुष्ट है और आदेश के बाद में परिवार के जो आंसू है वो छलक उठे थे। जी मनोहर, देखा जा रहा है कि घर से 500 मीटर दूर स्थित नाले से बच्चे का शव बरामद कर लिया गया था और पूछताछ में आरोपी सैफ ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। तो फिलहाल अब आगे जो फांसी की सजा सुनाई है उसमें कितना और समय लगेगा? कब फांसी दी जाएगी? किस दिन क्या समय रहेगा? इसको लेके क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आदेश का इंतजार है। जिस तरह से कोर्ट का जो आदेश होगा उसी के आधार पर आरोपी को फांसी की सजा दी जाएगी। वहीं अगर बात करें तो जो आरोपी का पक्ष है वो भी आगे इस आदेश को चुनौती देने की बात कह रहा है। जी सैफ के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने कौन सी धाराओं में ये मामला दर्ज कराया है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जो कि 363, 302, 201, 377 को, और वहीं अगर बात करें तो पॉक्सो एक्ट की अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें कि तमाम पुलिस की छानबीन में तथ्य सामने आए थे और जिसकी तमाम जो कि निशानदेही भी सामने आई थी, जिसको लेकर के आरोपी को धर पकड़ा और आरोप पत्र पेश किया फास्ट ट्रैक कोर्ट में। जी मनोहर, आरोपी सैफ क्या जानकार था जिस समय मतलब आरोपी सैफ कोई जानकार था, परिवार का था, क्या था पूरा, मतलब क्या है उनके? जी बिल्कुल, अगर बात करें आरोपी की, आरोपी नजदीक का ही रहने वाला था, उसी इलाके का रहने वाला था, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम आसानी से दे सका। जी इस घटना की चार्जशीट न्यायालय में 28 अप्रैल 2023 को आई थी और इस अभियुक्त पर न्यायालय में 2 मई 2023 को चार्ज लगाया गया था मनोहर। तो उसमें कुल 14 गवाह थे। 8 मई को पहली गवाही कराई गई थी और 18 मई को सभी की गवाही खत्म कर दी थी। तो आखिरकार इतने 15 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनाई गई है और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। तो इसको लेकर आगे की जो फाइनल बहस जो है, अब आगे की कार्रवाई कब तक पूरी हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर फाइनल बहस की अगर बात की जाए तो 22 मई को फाइनल बहस हो गई थी, जिसमें कि आदेश कोर्ट ने रिजर्व रखा था, जिसमें कि आज अपना आरोपी के खिलाफ फैसला कोर्ट ने सुनाते हुए कठोर दंड जो कि फांसी की सजा उसको सुनाई है। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कुकर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही है। गुजरात के सूरत में अपने दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उनका यह बयान वायरल हो रहा है। बता दें कि बागेश्वर महाराज फिलहाल सूरत में आज वहां उनका दिव्य दरबार चल रहा है। रविवार को उनके दरबार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भीड़ को देखकर उत्साहित बागेश्वर महाराज ने कहा कि लोगों में ऐसी एकता हो तो वे पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हम ना तो तुम्हारे पास धन लेने आए हैं, ना हम तुम्हारे पास सम्मान लेने आए हैं, हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। उधर उन्नाव में एक ग्राम प्रधान पर हैंडपंप को लेकर रिवोर कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा मामले में ग्रामीणों ने डीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की मांग की थी। मामले पर हमारे संवाददाता निखिलेश ने लोगों से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार न होने पाए। इसके लिए समय समय पर वो अधिकारियों से समीक्षा भी लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए उन्नाव में, तो उन्नाव के ब्लॉक सरोसी के ग्राम शंकरपुर में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें पूरा मामला उन्नाव के ब्लॉक सरोसी के ग्राम शंकरपुर का है, जहाँ ग्रामीणों ने एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी उन्नाव को दिया है और हैंडपंप रिवोर कराने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले का संज्ञान जिले के उच्च अधिकारियों ने लिया है और जांच की बात कही है। इस वक्त इंडिया वाइस की टीम उन्नाव के शंकरपुर गांव में आ पहुंची है और ग्रामीणों से बातचीत करेंगे आखिर किस तरह का मामला है, किस तरह के आरोप यहां प्रधान पर लगाए जा रहे हैं, क्या फर्जीवाड़ा किया गया है। आइए हम ग्रामीणों से बात करेंगे, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विनोद कुमार त्रिवेदी। कहाँ के निवासी? हम निवासी शंकरपुर के हैं। क्या मामला, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, किस तरह के हैंडपंप रिवोर कराने पर फर्जीवाड़ा हुआ है? यहाँ पर 20 हैंडपाइप का प्रधान ने पैसा निकाला, जिसमें 10 लगाए, लगभग 8 लाख का घोटाला है। कुछ लोग अपने पैसे से हैंडपंप लगवाया है और उनको भी अपना सरकारी दिखाकर उसका पैसा निकाल लिया है। कुछ लोगों ने दरवाजे हैंडपंप लगे भी नहीं है। मैं आपको मौके पर दिखाऊंगा, जिनके कागज में उनके पैसा निकाल लिया गया है और हैंडपंप दिखाया गया है और धरती मतलब धरातल कोई हैंडपंप नहीं दरवाजे उनके। मतलब हैंडपंप के नाम पर पैसा निकाला गया, लेकिन हैंडपंप रिवोर नहीं हुआ, हो ही नहीं, कुछ कोई हैंडपंप नहीं। इसकी आप लोगों ने कहीं पर शिकायत की? इसकी शिकायत डीएम साहब महोदया के यहाँ शिकायत की गई। उन्होंने कहा कि हम सीडीओ को जांच के आदेश कर रहे हैं। आइए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला। क्या नाम है भैया आपका? गिरजा कांजी। क्या मामला, आप लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं? पूरे मांग जो भ्रष्टाचार किया उसकी जांच हो, उससे तेरी जांच हो। और ये है पक्षपात पूरा कार्यकर्ता कहता मैं पंडितों के जो ब्लॉक हैं या वार्ड उनमें काम नहीं करूँगा। वहाँ हैंड पंप इतना पानी भरा है गांठी तक और उसी में पब्लिक भरती है पानी, तो ये उसको सही नहीं करा कहता है पंडित है वहाँ पे न ये लाइट लगवा सक, जो लाइटें हैं वो भी नहीं लगवा रहा। वो अपने मोहल्ले में हर खंभे में लगा, हमारे उधर मंदिर 2 मंदिर है सब है, ये भी लाइट इसे नहीं दिया। बहुत तरह की समस्याएं हैं जो ग्रामीणों के द्वारा बताई जा रही हैं। हालांकि हैंडपंप रिवोर पर फर्जीवाड़े की भी बात है और कहीं ना कहीं अगर विकास की बात की जाए, जो कि एक प्रधान का कर्तव्य होता है कि गांव के लोगों की समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का निदान करें। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मामला है, किस तरह का आरोप उनके द्वारा लगाया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, क्या मामला, आज आप सब लोग लगातार खड़े हैं और एप्लीकेशन दे रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं? हमारे गांव में नाली की समस्या, हैंडपंप की समस्या है। 20 रिवोर दिखाया गया, जिसमें से 10 लगे हैं, 10 नहीं लगे हैं। इन्हीं को दिखाया। नाली जो है यहाँ का पैसा ऊपर से वो करा दिया गया, ढक्कन लगवा दिया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, हमारा नाम भूप शंकर है। क्या समस्या है, क्या किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है? ग्राम पंचायत का निवासी हूँ, ग्राम शंकरपुर का निवासी हूँ। तो सर्वे प्रधान ने 20 रिवोर दिखा करके
लगभग 8 लाख रुपए निकाल लिए, जिसमें 2 लाख रुपए मरम्मत का पैसा है, 6 लाख रुपया हैंड पाइपों का है। जिसका जो काम कितना हुआ? काम 10 हैंड पाइप लगे हुए हैं, ज्यादा काम नहीं हुआ है। अगर जो हैंड पाइप बिगड़ जाते हैं वो हम लोग अपने चंदे से इकट्ठा करके उन हैंड पाइप को बनवाते हैं। तो सभी ग्रामीण वासियों का कहना है और वो उनकी मांग है कि जो भी फर्जीवाड़ा किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। हालांकि डीएम अपूर्वा दुबे से जब इस बाबत जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच सीडीओ 9 को सौंपी गई है और इसकी जांच की जा रही, 3 दिवस में आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। हालांकि अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन इस मामले में अगर भ्रष्टाचार निकल कर आता है तो किस तरह की कार्रवाई करता है। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निकलेश प्रताप सिंह। उधर दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर पहलवान साक्षी मलिक, विनोद फोगाट और बजरंग पुनिया के साथ साथ आयोजकों और उनके समर्थकों के खिलाफ दंगा करने के साथ सरकारी कर्मचारी को काम में वादा डालने के आरोप में रविवार को एफआईआर दर्ज की। वहीं अब इस पर बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली भारतीय बेटियां कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर शोषण के गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर है। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीते दिनों पकड़े गए आतंकवादियों को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आतंकी मस्जिदों में मीटिंग करके कट्टरता फैलाने का काम करते थे। गृह मंत्री के अनुसार जबलपुर से जो 3 आतंकी पकड़े गए थे वे सभी आईएसआईएस के लिए काम करते थे। उनके खिलाफ ये कार्रवाई एनआईए और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत की गई है। इतना ही नहीं, एनआईए ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। उन्होंने आतंकियों को कॉकरोच बताया है और कहा कि हम इन पर पेस्टिसाइड्स का काम कर रहे हैं। वहीं महाकाल लोक में आंधी तूफान में मूर्तियां टूटने को लेकर कांग्रेस के हमलों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ट्विटर, टीवी और पेपर तक रह गई है। ये लोग आपदा में जुड़े मुद्दे ढूंढते हैं, ये लोग कभी मदद नहीं करते। पूरे कोरोना काल में कभी देखा था कि क्या कमलनाथ किसी जगह पर गए थे? वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा है। मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक की तरह हम मध्य प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 सीटें मिलेंगी। राहुल ने यह दावा किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी का यह बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ बैठने के बाद राहुल गांधी ने यह बड़ा दावा किया है, कर्नाटक की तरह हम मध्य प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 150 सीट मिलेंगी, राहुल गांधी ने यह दावा किया है। तो मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया है। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। उधर सहारनपुर में गुज्जर समाज अपने योद्धा गुज्जर सम्राट मिहिर भोज की रैली निकाल रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 30 किलोमीटर लंबा जाम लगाया, जहां गुज्जर और राजपूत समाज आमने सामने नजर आए। हालांकि प्रशासन ने गुज्जर समाज की ओर से 29 मई को निकाले जाने वाली गौरव यात्रा की प्रार्थना पत्र को भी निरस्त कर दिया। साथ ही दोनों जातियों में टकराव की स्थिति न बने, ऐसे में जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो सहारनपुर में गुज्जर समाज अपने योद्धा गुज्जर सम्राट मिहिर भोज की रैली निकाल रहे थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने
तो सहारनपुर में गुर्जर समाज अपने योद्धा गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की रैली निकाल रहे थे। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों ने 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिस वजह से गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने आ गए। हालांकि प्रशासन ने गुर्जर समाज की ओर से 29 मई को निकाले जाने वाली गौरव यात्रा की प्रार्थना पत्र को भी निरस्त कर दिया था। साथ ही दोनों जातियों में टकराव की स्थिति न बने, ऐसे में जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। तस्वीरें में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लंबा जाम लगा हुआ है। गुर्जर समाज रैली निकाल रहा था। इस दौरान गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने आ गए। दोनों जातियों में टकराव की स्थिति ना बने, ऐसे में जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। तो सहारनपुर में गुर्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने आ गए। सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार गौरव यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान लंबा जाम लग गया। अब बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। बारात में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, जिसके बाद शादी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। ये मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो जौनपुर में एक शादी समारोह के दौरान मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। बारात में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया, जिसके बाद शादी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। यह मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, जौनपुर में एक शादी समारोह में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले को सुलझाया, जिसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से शादी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।